हेलो दोस्तों, आप इस भारत चाइना के जीडीपी ग्राफ को देखिए। 1990s आते आते चाइनीज जीडीपी और इंडियन जीडीपी लगभग सेम लेवल पर थी, पर कुछ सालों में चाइनीज जीडीपी इतनी तेजी से बढ़ी कि ये 2006 आते आते भारत से लगभग डबल हो गई। 2014 में भारत से 3 गुना बढ़ गई और आज ये भारत से लगभग 5 गुना बड़ी हो चुकी है। China is the world's second largest economy and the biggest importer. A move that ultimately turned China into a global economic powerhouse. Manufacturing makes up 26% of China's economy, while in India it's only 16%. जिधर भारत की जनता को ये सपने दिखाए जाते हैं कि हम विश्वगुरु बनेंगे और चाइना से आगे निकलेंगे, मैं मेरे आंख के सामने भारत माँ का वो रूप देख रहा हूँ, वो जगत जननी का रूप देख रहा हूँ। फिर एक बार मेरी भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर विराजमान हो। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। ये है इंडिया की जीडीपी और ये है चाइना की जीडीपी, और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक आज हम 6 से 8% की ग्रोथ पर है, जिसको कि दुनिया एक बहुत अच्छी ग्रोथ मानती है। तो अगर चाइना आज से ही 0% ग्रो करता है, तब भी भारत की जीडीपी को कम से कम 25 साल लग जाएंगे चाइना की जीडीपी तक पहुंचने में। 25 साल। पर सोचने की बात ये कि 1970s के टाइम भारत में जब डॉक्टर रेड्डी जैसे फार्मा कंपनी और सेल के बड़े बड़े स्टील प्लांट लग रहे थे, वही चाइना में कई लाख कई करोड़ लोगों की जान भूख की वजह से जा रही थी। Many lost their lives as Mao pursued his utopian vision of communism. That vision resulted in the deaths of tens of millions from famine. China remained a very poor and backward country. It was a complete disaster. It led to a famine that killed tens of millions of people. गरीबी और भुखमरी इतनी ज्यादा थी कि लोगों को जो दिखाई दे रहा था, सांप, केकड़ा, बिच्छू, जो भी, वो उसे खा रहे थे। पर आज चाइना दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बन चुका है। China is now marching forward with its newfound confidence and vigor as a new global power. China is rising to challenge the world order. In terms of sphere of influence, we absolutely know that China wants to be dominant in Asia. आज चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी नेवी, चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावर, और उनकी मिलिट्री और ट्रेड इतना ज्यादा बड़ा है कि यूएसए भी आज चाइना से डरता है। तो सवाल ये है कि चाइना ने आखिर ऐसा क्या किया जो भारत नहीं कर पाया। तो दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 के समय चाइना को दुनिया ने इतना ज्यादा जलील किया जितना आप सोच भी नहीं सकते। तो शुरुआत करते हैं द नैनजिंग मैसेकर से। 1937 में जापानीज आर्मी ने नैनजिंग पर कब्जा कर लिया, और जो उन्होंने किया उसको सुनकर आप कांप जाओगे। 3 लाख लोगों को मार दिया, बच्चों को जिंदा जला दिया गया, हजारों औरतों का रेप किया और पूरे शहर को बर्बाद कर दिया गया। इसके बाद जापानीज ने चाइना पर कई केमिकल अटैक भी किए और प्लेग, कॉलेरा, एंथर जैसी जानलेवा बीमारियों को लोगों के अंदर जानबूझकर डाला, सिर्फ ये जानने के लिए कि इन बीमारियों का इंसानी शरीर पर क्या असर पड़ता है। Over 300,000 Chinese civilians and disarmed soldiers were killed, and more than 20,000 women were raped. और यही नहीं, जापानीज आर्मी ने चाइनीज फैक्ट्रीज, रेलवेज, ब्रिज को तोड़ा, कई हजारों एकड़ों खेतों में आग लगाई और चाइना के सबसे डेवलप सिटीज को जलाकर राख में बदल दिया। और इसी सब के बीच चाइना में एक लीडर खड़ा हुआ जिसने कहा, मैं चाइना को बदलूंगा, और इसका नाम था माओ जेडोंग। Mao himself became like a cult, leading to people virtually worshipping him as a god. The name of the communist leader Mao Zedong was indeed to become one of destiny for China. जापानीज के जाने के बाद माओ ने चाइना के लिए 3 गोल बनाए, जिसपे कि पूरा देश एक साथ काम करेगा। माओ का मानना था कि किसी भी देश की ताकत उसके स्टील प्रोडक्शन से नापी जाती है, इसलिए माओ ने चाइना के हर गांव में स्टील फर्नेसेस बिठाए और इधर से चाइना में एक बहुत बड़े स्टील प्रोडक्शन की शुरुआत हुई। दूसरा, माओ ने कहा चाइना में जितने भी खेत होंगे वो सरकार के होंगे, और जो किसान हैं उनको सरकारी खेत और स्टील फर्नेसेस में काम करने जाना होगा। और माओ का तीसरा गोल ये था कि चाइना किसी भी विदेशी टेक्नोलॉजी या फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड नहीं करेगा। माओ का ये प्लान चाइना में शॉर्ट टर्म के लिए तो अच्छा रहा, पर लॉन्ग टर्म में इस प्लान ने चाइना में बर्बादी ला दी। This is a plan to collectivize agriculture and also industrialize China basically overnight. It was a complete disaster. It led to a famine that killed tens of millions of people. क्यों? क्योंकि इसलिए इस प्लान में ये थी 3 बहुत बड़े प्रॉब्लम। पहला, चाइना में फार्मर्स को स्टील बनाने के लिए कहा जो उन्हें बिल्कुल नहीं आता था, तो जो स्टील बन रही थी वो इतनी घटिया क्वालिटी की थी कि वो किसी के काम की नहीं थी। दूसरा, किसानों को उनके खेत की जगह फैक्ट्री में काम करवाना। माओ सरकार को लगा कि इससे किसान खुश होंगे, पर ये प्लान बैकफायर कर गया। किसान
को लगा कि वो इस फैक्ट्री में चाहे कितना भी काम कर ले, उन्हें और उनके परिवार को कुछ नहीं मिलने वाला। तो ज्यादातर किसान आलसी हो गए और काम छोड़ने लगे। और तीसरा और आखिरी, नॉलेज। अगर किसी भी देश को आत्मनिर्भरता से फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज अपने देश में बढ़ानी है तो उनके पास प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट की नॉलेज होनी चाहिए। इधर चाइना ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन कंपनीज को तो चाइना से भगा दिया, पर उन्हें प्रोडक्शन के बारे में कुछ नहीं पता था। इसलिए ना तो फैक्ट्रीज बनी, ना ही इंडस्ट्रीज बढ़ी और ना ही एक्सपोर्ट बढ़ा। और चाइना में गरीबी और भुखमरी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि 3 करोड़ लोग सिर्फ भूख की वजह से मारे गए। और इसी भुखमरी के बीच 1976 में माओ जेडोंग भी चल बसे और यहीं से चाइना की तकदीर एक बार फिर बदलती है। और इस तकदीर को बदलने वाले का नाम था डेंग शाओपिंग। The architect who laid the foundations for its economic miracle, Deng Xiaoping. Deng Xiaoping changed the face of China forever. 1978 में डेंग शाओपिंग पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स गए और वहां पर उन्होंने देखा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज हैं और है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में। तब उन्हें समझ आया कि तरक्की किसे बोलते हैं और इससे इंस्पायर होकर उन्होंने यूएसए के बारे में पढ़ना चालू किया कि यूएसए आखिर काम कैसे करता है, गवर्नमेंट और बिजनेस एक दूसरे के साथ कैसे स्मूथली फंक्शन करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट यूएसए फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन कंपनीज के साथ कैसे काम करता है। और इधर से डेंग को एक्सपोर्ट और चीप लेबर का कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से समझ आ गया और डेंग के इसी कॉन्सेप्ट ने चाइना को पूरी तरह बदल कर रख दिया। इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझिए कि जो लेबर यूएस में इस बल्ब को बनाने में $10 पर आवर की सैलरी पर काम करती थी, वही चाइना की लेबर $2 पर आवर की सैलरी पर इस बल्ब को खुशी खुशी बनाते। तो जो प्रोडक्ट अमेरिकन फैक्ट्री $100 में बनाती थी, वही सेम प्रोडक्ट चाइनीज फैक्ट्री $10 में बनाकर यूएसए को $20 में एक्सपोर्ट कर सकती थी। डेंग को ये अपॉर्चुनिटी बड़े अच्छे से समझ आ गई थी और वो जान गए थे कि अगर कोई चीज है जो चाइना को इस भुखमरी से बचा सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग। अब डेंग चाइना वापस आते हैं और चाइनीज गवर्नमेंट से बात कर एक पॉलिसी डिजाइन करते हैं जिसको कि ये कहते हैं ओपन डोर पॉलिसी। In 1978, Deng Xiaoping announced the open door policy. Deng went against the grains of communist ideology by legalizing private ownership. और इसके मुताबिक कोई भी फॉरेन कंपनी अपनी मर्जी से काम नहीं करेगी। हर एक कंपनी को चाइना में ऑपरेट करते वक्त चाइनीज लॉज और चाइनीज रेगुलेशन का पालन करना होगा। और इसी पॉलिसी की वजह से चाइना में कई बड़ी कंपनी जैसे कि एप्पल, सैमसंग, फिलिप्स ने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाइना के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लगाए और चाइनीज गवर्नमेंट ने इन कंपनी से वादा किया कि ये इन्हें 99 ईयर्स के लिए लैंड लीज पर देंगे, प्लस अल्ट्रा लो कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ 3 साल का टैक्स हॉलीडे देंगे, जिससे इन कंपनीज को 3 साल तक जीरो टैक्स देना होगा। और ये पॉलिसी कंपनीज के लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बन गई कि दुनिया भर की कंपनीज अपने हजारों करोड़ों रुपए चाइना में इन्वेस्ट करने लगे। अब ये सुनिए क्यों। चाइना में लेबर इतनी सस्ती थी कि जिधर अमेरिका में लेबर को $12 पर आवर की सैलरी पर काम करना पड़ता था, वहीं चाइना में $1 से भी कम में आपको लेबर कौड़ियों के भाव मिल जाएगी। तो कंपनीज के लिए चाइनीज लेबर अमेरिकन लेबर के मुकाबले 12 गुना सस्ती पड़ती थी। और आज भी चाइना में अगर आप देखो तो लेबर और रिसोर्सेज इतने सस्ते हैं कि इलोन मस्क कहते हैं कि चाइना में टेस्ला मॉडल 3 को मैन्युफैक्चर करना अमेरिका के मुकाबले 60% सस्ता पड़ता है। और इसीलिए दोस्तों, अगर आप आज चाइना की देखो तो दुनिया की हर एक कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आपको चाइना में मिल जाएगा। चाइना और यूएसए का ट्रेड डेफिसिट देखें तो चाइना $300 बिलियन के सरप्लस में रहता है। और अगर चाइना का जीडीपी पर कैपिटा कंपेयर करें तो 1979 में चाइना का जीडीपी पर कैपिटा भारत से कम था। 1984 में ये दोनों लगभग बराबर हो गए और 1990 के बाद चाइना की जीडीपी ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि 1999 के बाद जीडीपी पर कैपिटा भारत से 2 गुना हो गया और आज चाइना का जीडीपी पर कैपिटा भारत से लगभग 5 गुना ज्यादा है। 2023 में भारत का जीडीपी पर कैपिटा $2,485 था, वहीं चाइना का $12,614। तो दोस्तों, ये है चाइना, ये है इंडस्ट्रियलाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग की पावर।